Hello friends, welcome to Adhiraj Classes YouTube channel, and in our last class we discussed all the topics related to functions like introduction to functions, advantages, how to create function calling, syntax, documentation string and a small program. And in today's class we are going to start with flow of execution, then types of arguments and return statement. तो सबसे पहले आज हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखेंगे। जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं हमें डायरेक्ट उसका रिजल्ट मिल जाता है, बट हमें ये नहीं पता लगता कि वो स्टेटमेंट्स का ऑर्डर क्या रहा होगा जब एग्जीक्यूशन हुआ होगा। तो उसी को हम सीखेंगे। ये हमारे आउटपुट, जब हम क्वेश्चन का आउटपुट निकालते हैं तो उसके लिए बहुत यूजफुल है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमेशा आपका प्रोग्राम में जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा फर्स्ट स्टेटमेंट से होगा। तो कभी भी फंक्शन डेफिनेशन आएगी तो ऐसा नहीं है कि आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज हो जाएगा, बट फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगा जब आपका फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट मिलेगा। तो फंक्शन हेडर आएगा, बट हम फंक्शन के पास तभी जाएंगे, फंक्शन पर जंप तभी करेंगे जब हम फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट मिलेगा हमें। और फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आपके लिए डिटूर की तरह काम करता है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में, क्योंकि वो आपको फंक्शन हेडर तक ले जाता है। तो एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। जैसे आपका सबसे पहले स्टेटमेंट है फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन हेडर, बट आपको फंक्शन की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करना है। तो कहाँ जाना है, मेन के फर्स्ट स्टेटमेंट पर, जो भी फंक्शन की बॉडी से बाहर होगा। फंक्शन की बॉडी से बाहर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, num1 इक्वल्स टू int इनपुट एंटर अ नंबर। जो आप यूजर से एक इनपुट ले रहे हैं नंबर और किसी वेरिएबल num1 में स्टोर कर रहे हैं। देन आपका सेकेंड वेरिएबल num2 है, उसमें भी आपने एक वेरिएबल लिया है यूजर से। ये दोनों वेरिएबल में एक एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी। देन आप क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट थर्ड है जिस पर यह है कि p इक्वल्स टू पावर POW num1 कॉमा num2। अभी आपने POW फंक्शन पावर फंक्शन कॉल किया है, तो जैसे ही हमें फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मिलेगा तो हम फंक्शन हेडर के पास जाएंगे जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन होगी। अब हम आगे के स्टेटमेंट्स पर नहीं जाएंगे, फंक्शन हेडर पर जाएंगे। दैट मीन्स हम फर्स्ट स्टेटमेंट पर आ गए और num1 num2 इसी ऑर्डर में आपका B और P में पास हो जाएंगे। देन आप फंक्शन बॉडी में एंटर करेंगे और जो भी आपको स्टेटमेंट्स होंगे, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, सभी एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है y इक्वल्स टू b पावर ऑपरेटर p। तो जो आपकी num1 की वैल्यू है उसकी पावर हो जाएगी num2, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका y में स्टोर हो जाएगा। देन आप देखेंगे एक आपका रिटर्न स्टेटमेंट है, तो आप इसको रिटर्न करेंगे, और जब भी आप रिटर्न करेंगे तो आप किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हमने p वेरिएबल में स्टोर किया है। अब कभी हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि एक तो हमारा फंक्शन हेडर में p है, एक हमने जब हमने रिटर्न की है वैल्यू तो p में की है, बट ये दोनों अलग वेरिएबल हैं। इसको आप इन डिटेल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स में। जो आपका फंक्शन हेडर में है p वो आपका लोकल वेरिएबल है, और जो मेन में है जहां पर आपकी y की वैल्यू रिटर्न हो रही है दैट इज ग्लोबल वेरिएबल। देन आपकी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसमें आपको पावर प्रिंट करनी है, दैट इज वैल्यू ऑफ p, और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं जो कि y की वैल्यू थी जो हमारी फंक्शन में कैलकुलेट हुई थी। तो इस तरह से आपका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। आप पाथ ट्रेस कर सकते हैं स्टेटमेंट्स का। नेक्स्ट है फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। तो हम आर्ग्यूमेंट्स किस किस टाइप से दे सकते हैं। जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं हम तीन तरह से आर्ग्यूमेंट्स डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका रिक्वायर्ड और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, इसको हम पोजिशनल भी कहते हैं। तो इसमें आप फंक्शन डेफिनेशन में जिस ऑर्डर में आपने पैरामीटर्स दिए हैं आप उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में फंक्शन कॉल करते टाइम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हम छोटा सा प्रोग्राम बनाकर इसको समझेंगे। लाइक हमने कोई फाइल क्रिएट की है और हम कोई फंक्शन हेडर बना लेते हैं।
इसमें हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं, x, y एंड z। अब हम इसमें तीनों को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट x, प्रिंट y, देन प्रिंट z। इतना काम करने के बाद अब हम कोई भी 3 वेरिएबल ले लेंगे a, b, c मेन में, मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल हो गए हमारे, और अब हम इनको कोई पर्टिकुलर वैल्यू देंगे, लाइक हमने दी 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट अब हम फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल करते टाइम आपको उसी ऑर्डर में देनी है वैल्यूज जिस ऑर्डर में आप चाहते हैं कि जो a की वैल्यू है वो x में पास हो। तो आपको सबसे पहले a देना है, देन b एंड देन c। आप इसी ऑर्डर में चाहते हैं कि ये x, y, z में असाइन हो जाए। अब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या होता है। डिजायर्ड आउटपुट क्या है हमारा, कि हमें x, y, z की वैल्यू 2, 3, 4 आनी चाहिए। तो देखते हैं क्या वही आती है या कुछ चेंजेस होते हैं। तो आप देखेंगे आउटपुट हमारा जो हमें एक्सपेक्टेड था वही आया। नेक्स्ट है आपके कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में आप, अगर आपको पोजीशन नहीं याद रहती है कि हमने किस ऑर्डर में आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, तो हम यहाँ पर पर्टिकुलरली नेम से दे सकते हैं। लाइक हम y की वैल्यू दे दें 5, x की वैल्यू, y की वैल्यू हमने 5 दी है और x की वैल्यू हमने 4 और z की वैल्यू हम दे देते हैं 6। अब हमें ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने नाम से दिए हैं आर्ग्यूमेंट, तो इसको कहते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो अब ये इसी ऑर्डर में y की वैल्यू y में जाएगी, x की x में एंड z की z में। जब हम अब इसको फाइल को सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट आया है हमारा 4, 5, 6, क्योंकि हमने x को 4 दी है, y को 5 एंड z को 6। नेक्स्ट होता है आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में आप जब फंक्शन हेडर बनाते हैं, फंक्शन डेफिनेशन देते हैं, तो उसी टाइम पर एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दे देते हैं। अगर हम सपोज फंक्शन कॉल करते टाइम कोई आर्ग्यूमेंट मिसिंग होगा तो जो आपकी फंक्शन डेफिनेशन के टाइम आपने वैल्यू दी है वो बाय डिफॉल्ट यूज हो जाएगी। सपोज हमने z की वैल्यू आपको पहले ही दे दी है जब हमने फंक्शन हेडर बनाया था, डेफिनेशन दी थी, और जब हमने कॉल किया तो सिर्फ x और y की वैल्यू दी है। और जब हम अब इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमने z की वैल्यू मिसिंग है बट हमने फंक्शन डेफिनेशन देते हुए डिफॉल्ट वैल्यू दी है तो वो वहां से आ जाएगी। और हम जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो एज अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। अभी हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की तरह दिया है, हम सिंपल 5, 6 लिखेंगे तो जिस ऑर्डर में हमने दिया है और जिस ऑर्डर में हमारे फंक्शन हेडर में पैरामीटर्स हैं उसी ऑर्डर में पास हो जाएंगे। लास्ट एक वैल्यू मिसिंग है तो वो डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएगी। तो इसको भी एक बार देखते हैं। आपने फाइल रन कर ली और आप इस बार आपको x की वैल्यू 5 आई है, y की 4 एंड z की 6। तो इस तरह से आप 3 तरह से आर्ग्यूमेंट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में कभी दिया होता है कि प्रोग्राम लिखना है विद द यूज ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। तो जब भी कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो उस फंक्शन को बोलते हैं फ्रूटफुल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमने कोई सम फंक्शन बनाया है और एक्स वाई फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हम फंक्शन डेफिनेशन के टाइम देते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, और जब हम फंक्शन कॉल करते हैं उनको बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। तो अब हमने 2 वेरिएबल लिए हैं फंक्शन बनाते समय, देन आप इनको सम करना है। तो सिंपल हमने लिखा z इक्वल्स टू x प्लस y, और हम इसको रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे, रिटर्न
z की वैल्यू आप रिटर्न करा रहे हैं और कहाँ रिटर्न होगी, जहां से हम फंक्शन को कॉल करेंगे। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हमको रिटर्न कराना है। सपोज हमने r लिया और फंक्शन को कॉल कर लेंगे सम a एंड b, और a एंड b की वैल्यू आप इनिशियलाइज कर लेंगे पहले ही। सपोज आपने की 4, 4,5। नेक्स्ट आप प्रिंट करेंगे वैल्यू r, सम जो आपका रिटर्न हुआ है फंक्शन से। तो इस तरह से रिटर्न स्टेटमेंट वर्क करता है, आपको सम होकर वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। आप पर्टिकुलरली z स्टेटमेंट जहां पर लिखा है आपने z इक्वल्स टू x प्लस वाई, वहां पर उसके बाद भी प्रिंट कर सकते थे और रिटर्न भी करा सकते थे, मेन में भी प्रिंट कर सकते थे। तो ये आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है या आप पर कि आप कैसे कराना चाहते हैं प्रिंट। नेक्स्ट है कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि फंक्शन प्रोटोटाइपिंग क्या होती है। जब हम फंक्शन हेडर क्रिएट करते हैं और उसका नाम देते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं और रिटर्न टाइप देते हैं, तो उसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। नेक्स्ट, जब जो पैरामीटर्स हम फंक्शन डेफिनेशन में देते हैं उनको फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हैं, और जो हम फंक्शन कॉल करते टाइम देते हैं उनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। So that's all about today's class, and we have covered all these topics in our today's class. And in the next class we are going to cover variables scope, scope resolution and scope resolution via LEGB rule. So if you have any doubt, please feel free to ask. I am always happy to help you. Thank you for watching the video. Please subscribe our channel, like and share it with your friends.